किसी भी बात पर यकीन मत करो सिर्फ इसलिए कोई बुजुर्ग तुमसे ये बात कह रहा है। एक बार तो कम से कम शाहजहां ने सोचा होगा कि मेरे मरने के बाद इस बिल्डिंग की देखभाल करनी पड़ेगी। अगर वो सारे कारीगरों के हाथ कटवा देता तो उस बिल्डिंग में मुरम्मत कौन करता। सवाल बेवकूफ़ी के नहीं होते, जवाब बेवकूफ़ी के होते। लाल किले से वहां तक सुरंग जाती थी, वहां से वहां तक सुरंग जाती थी। अब अगर इतनी लंबी सुरंग आपने बनाई है और वो इतनी ऊंची है और उसके अंदर हवा ट्रैप्ड है तो आप 2 मिनट में आपको दम घुटने लगेगा। जो बेपढ़े लिखे थे, जो निरक्षर थे, जो इलिटरेट थे, दे बिगेन टू वेनरेट द रिटन वर्ड। किताब में लिखा हुआ है तो सच ही होगा। तो द किड्स वर ग्रोइंग अप इन दिल्ली विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट द सिटी। हम लोग भी जब हिस्ट्री पढ़ते थे हमारी टेक्स्ट बुक्स में, तो खासकर जब इमारतों की बात आती थी तो बड़ा ही बोरिंग टाइप का टेक्स्ट होता था। दिल्ली की 7 राजधानियों में जमुना का पानी कभी नहीं पिया गया। मुझे याद हमारे स्कूल में होता था कि अचानक मैथ्स का टीचर पढ़ा रहे हैं, सडनली खिड़की पे कोई चिड़िया आई, उन्होंने रोक दिया। हाँ। बोले चिड़िया कौन सी है, हु कैन रिकॉग्नाइज दिस। सडनली एवरीबॉडी, ठीक है मैथ्स तो दोबारा कल भी पढ़ा लेंगे, चिड़िया उड़ जाएगी। हेलो एंड वेलकम इस शो में जिसका नाम है लेफ्ट राइट सेंटर। कहते हैं कि खंडहर बताते हैं कि इमारत बुलंद थी, लेकिन खंडहर कैसे बताते हैं कि इमारत बुलंद थी। कोई तो होता है जो उन खंडहरों की भाषा समझता है, जो उनको पढ़ता है और हम तक आप तक ये पहुंचाता है बात कि इमारत बुलंद थी या इमारत की कहानी थी। सो एक शख्स है जिनका इस वक्त पेशा ही यही है कि वो कहानियां चुनते हैं, कहानियां ढूंढते हैं और लोगों तक वो कहानियां पहुंचाते हैं। इमारतों की, इतिहास की, लोगों की, एक कल्चर की, एक बीते हुए वक्त की। सोहेल हाशमी, बहुत बहुत स्वागत है। नाइस टू हैव यू हियर। बहुत बहुत शुक्रिया ये मौका देने के लिए। और सीधे बातचीत शुरू करते हैं कि ओरल हिस्ट्री, आपको हम ओरल हिस्टोरियन बोल सकते हैं। हालांकि आपने कभी फॉर्मल हिस्ट्री की स्टडी मेरे ख्याल से नहीं की है। जी नहीं, कभी नहीं की। पर ओरल हिस्ट्री होती क्या है? देखिए, ओरल जो कहानी हिस्ट्री के बारे में जो कोई बातचीत ज़बानी बताई जाए तो वो ओरल हिस्ट्री, उसका लफ्जी मतलब तो ये हुआ। लेकिन ये एक ट्रेंड चल रहा है बहुत वक्त से और उसमें इसकी शुरुआत हिस्टोरियंस ने की थी और हिंदुस्तान के हवाले से और ख़ासतौर से दिल्ली के हवाले से जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, तो ये शुरुआत एक सेंट स्टीफेंस कॉलेज में हिस्ट्री के प्रोफेसर थे और पर्सिवल स्पियर, और उन्होंने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया था और वो अपने स्टूडेंट्स को साइकिलों पे बिठा के दिल्ली घुमाते थे और उन तमाम इमारत की, पुरानी बिल्डिंगों की, उन इलाकों की तारीख उनको बताया करते थे। और कुछ लोग थे जो हिस्टोरियंस नहीं थे, जैसे सैयद अहमद खां थे, जिनको हम सर सैयद के नाम से जानते हैं। उन्होंने दिल्ली की तारीख पे एक किताब लिखी, आसार उस सनादीद, रिमेन्स ऑफ द पास्ट, और उसमें उन्होंने जो कुछ डॉक्यूमेंटेशन उस वक्त का अवेलेबल था, जिसको वो एक्सेस कर पाए, उसकी बिना पे उन्होंने तमाम इमारतों की तारीख लिखी। और उसके ये किताब पहली बार जब छपी थी तो 1847 में शायद छपी थी और उसके बाद शायद 1860s में उसका एक ज़्यादा एक्सपेंडेड एडिशन आया और उसके कोई 60 साल के बाद बशीरुद्दीन अहमद ने वाक़यात दारुल हुकूमत दिल्ली लिखी और बहुत सारी किताबें दिल्ली के बारे में अलग अलग वक्तों में मिर्ज़ा संगीन बेग ने और कई लोगों ने दिल्ली के बारे में लिखी। तो उनकी बिना के ऊपर दिल्ली में जो लोग हेरिटेज वॉक्स करते हैं, उन्होंने ये सोर्सेज ली और उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो कुछ एक्सकेवेशंस किए दिल्ली में, डॉक्यूमेंटेशन हुआ, हिस्टोरियंस ने जो दिल्ली के ऊपर काम किया, वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके और उसमें से आप एक कहानी बना लेते हैं। वो है जो ओरल हिस्ट्री। अब जी, दो चीजें हैं, जैसे कि
मैं क्यों मैंने आपके जी, बाकी पहलुओं के बारे में बात ही नहीं की, मैं सिर्फ ओरल हिस्ट्री से मैंने जी, शुरू की जी, बात कि अब डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू साहब ने लिखी, जी, जी, जेल में लिखी उन्होंने। जी, जी, उसमें कुछ कहानियां जो ऑब्वियसली उन्होंने पढ़ी थी, जो जो हिस्ट्री उन्होंने पढ़ी थी उस हिसाब से उन्होंने जी, जी, एक किताब लिखी। उसमें कुछ कहानियां हैं जो कहानियां हैं, जो लोर्स हैं, जो चली आ रही हैं। जरूरी नहीं है कि वो फैक्चुअली सही हो। ऐसे ही कई कहानियां आपको कई जगह मिलती हैं पार्टीशन के ऊपर। कई बार ओरल हिस्ट्री की बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी कि भाई लोगों के अपने अपने एक अकाउंट्स थे कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ और ऐसा हो रहा था। और तो एक जनरल बन जाती है कि साहब ट्रेन की ट्रेन काट दी गई थी और ऐसा हो गया था और वैसा। वो कहाँ से आया? उसको कोई जी, रिकॉर्ड्स तो थे जी, नहीं, तो जी, लोगों ने बताया था। तो ऐसे ही जब ये तो रिसेंट टाइम्स में है तो यू कैन वेरीफाई लॉट ऑफ थिंग्स। जब आप किसी को ले जाते हैं किसी इमारत पे और आप कहते हैं कि साहब ये जो पत्थर है, इस पत्थर पे ये देखिए ये जो एक निशान है, इसकी कहानी ये है। तो एक तो होता है कि साहब एक आदमी जो ले जा रहा है उसने एक तरह की पढ़ाई की है इस पर, और एक होता है कि कहानी तो मैं भी बना सकता हूँ। मैं कुरेद के कुछ बना करके राजू लव स्वीटी अगर लिखा है किसी इमारत पे, उसकी जगह मैं कुछ और निशान लगा करके कोई कहानी सुना सकता हूँ। तो ओरल हिस्ट्री की जब मैं बात आपसे, जो सवाल मैं आपसे, और चूंकि आप जी, जी, एक सीनियर आई वुड से ओरल हिस्टोरियन है, आई वुड से आप फिल्म मेकर रहे हैं, आपने इतना काम किया है, आप एक नॉलेजेबल व्यक्ति हैं। क्रेडिबिलिटी की जो बात है, और हम आपसे इसीलिए बात कर रहे हैं कि आपकी क्रेडिबिलिटी है, तो ये कैसे वेरीफाई करता है कोई कि देखिए, कहानी कहानी है कि कहानी में सच देखिए, है? एक एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो आज से तकरीबन 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने कही थी। उन्होंने कहा कि किसी भी बात पर यकीन मत करो सिर्फ इसलिए कोई बुजुर्ग तुमसे ये बात कह क्या रहा है। क्या बात? सिर्फ इसलिए यकीन मत करो कि तुम्हारा उस्ताद तुमसे कह रहा है। सिर्फ इसलिए यकीन मत करो कि ये होता आया है, वगैरह वगैरह। वो 3-4 चीजें वो उन्होंने 5-6 चीजें कहते हैं, और फिर वो आखिर में कहते हैं किसी भी बात पे जब यकीन करो जब वो तुम्हारी कॉमन सेंस को अपील अपील करे। करे, लगे कि ये बात सही हो सकती है। और दूसरा टेस्ट उसका ये है कि वो अवाम के हक में हो। इट शुड बी फॉर द कॉमन गुड। तो ये एक एक स्टैंडर्ड टेस्ट है। जो भी कहानी सुनाई जा रही है वो डज इट मेक सेंस। जैसे पहले हम बातचीत कर रहे थे, आपने फतेहपुर सीकरी का जिक्र किया जी। था, या आप आगरे जाएं तो, और वो आपने अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया था उसे, वो ऐसे जो बहुत सारे लोग जिन, लब के जो होते हैं। हाँ, तो उन्होंने वो आपको कोई मिल जाएंगे और वो ये कहेंगे कि जब ताजमहल बन गया तो शाहजहां ने सारे कारीगरों के हाथ हाथ कटवा करवा दिए। और ये वहां से शुरू हुआ है और अब ये स्कूलों की टेक्स्ट बुक्स के अंदर है। मुझे किसी बच्चे ने बताया कि उन्होंने किताब में पढ़ा था ये। तो अब इसमें एक कॉमन सेंस के सवाल पूछने की जरूरत है। 17 साल में ताजमहल बना था। एक बार तो कम से कम शाहजहां ने सोचा होगा कि मेरे मरने के बाद इस बिल्डिंग की देखभाल करनी पड़ेगी। अगर वो सारे कारीगरों के हाथ कटवा देता तो उस बिल्डिंग में मरम्मत कौन करता? और दूसरी बिल्कुल कॉमन सेंस की चीज है, जहां भी किसी भी स्टेट में आप जाइए, वहां यूपी स्टेट का अगर एम्पोरियम है तो वहां पेत्रा द्यूरा का काम जरूर रखा होगा। वो कौन बना रहा है अगर सारे कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे? वही पूछते हैं। वही पूछते हैं, ताजगंज में रहते हैं, वही काम करते हैं। और उनमें से 2-3 तो प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल विनर है फॉर देयर स्किल। मैं उनसे एक बुजुर्ग से मिला भी था जो नजीर अकबर आबादी के घर के पीछे उनका घर था, उनकी वर्कशॉप में गया था मैं। लेकिन आमतौर पे लोग ये मानते, सो पेत्रा जोरा इज द इटालियन, इज इट द इटालियन वर्क? वो पत्थर के अंदर कार्विंग करके प्रेशर स्टोन्स उसमें फिट करना, ये जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस हैं वो मानने को तैयार ही नहीं थे यहाँ होता है कि हिंदुस्तानी भी ऐसा काम कर सकते हैं। तो उन्होंने कोई इटालियन कुनके इनके नाम वाम उसमें डाल दिए। तो आज पॉपुलर नाम उसका अब ये वो है, पेत्रा द्यूरा इज द फ्रेज, जिसे जिसे पच्चीकारी कहते हैं, हाँ, जिसे पच्चीकारी। पच्चीकारी कहते हैं। तो
पर्शियन में उसे पच्चीकारी कहते हैं, और ये वही वो काम है जो होता है। तो लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा था कि इस तरह की जो कहानियां हैं वो आप बिना बहुत ज्यादा सोचे हुए आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। जैसे फतेहपुर सीकरी में आप जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि ये बिल्डिंग जो है ये जोधाबाई की रसोई, हाँ, झाड़ू भी रखा हुआ है वहां पे अंदर एक मैंने देखा। ये जोधाबाई की रसोई है। तो मैं गया था, एक साहब थे जो किस्सा सुना रहे थे 4-5 फिरंगी टूरिस्ट को। तो मैंने उनसे कहा कि ये जोधाबाई को अपनी अलग रसोई बनाने की क्या जरूरत थी? तो कहने लगे कि वो शाकाहारी थी। मैंने कहा ये आपको कहाँ से पता चला? कहने लगे वो राजपूत थी। तो मैंने कहा मैं तो बहुत सारे राजपूतों को जानता हूँ, मांस तो वहीं को फेमस है, और वो सबके सब मांस खाते हैं, और राजपूत अगर मांस नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? तो खूब मांस खाते हैं, वो लाल मांस भी, सफेद मांस भी, और शिकार का मांस भी, ये सब खाते हैं वो। कहने लगे वो शाकाहारी थे। मैंने कहा चलिए मान लिया, पर अकबर की तो सीनियर मोस्ट क्वीन थी। कहने लगे हाँ। तो मैंने कहा ये वही है ना जो जहांगीर की माँ थी? कहने लगे हाँ। तो मैंने कहा अकबर के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसका खाना पकाने के लिए एक मेड रख लेता? ये कॉमन सेंस की बात है, लेकिन हम लोग ये सोचते ही नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में ये अंडरस्टैंडिंग है कि औरत का काम तो रसोई है, औरत की जगह रसोई है। तो अकबर जब गुजरात को फतेह करके लौटेगा तो वो कहेगा मुझे बहुत भूख लगी, गरम गरम फुलके उतार दे, हाँ, कि तुम्हारे हाथ का ही खाऊंगा मैं। हाँ। और अब ये जो कहानी है इसकी बुनियाद में जो सबसे बड़ा झूठ है वो ये कि जोधाबाई डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, हर का भाई वाली बात है। अकबर की वाइफ का नाम तो भाई ये तो वही बात है कि जैसे जो पृथ्वीराज रासो वाली लाइन जो कि समहाउ डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी आता ही है ना कि भाई 4 बांस 40 गज उंगलस प्रधान था ऊपर सुल्तान है, बच्चों को चौहान के साथ बांध के ले गए, आग फोड़ दी, फिर उन्होंने शब्द में दी बांट। तो ये तो कहानी बाद में आई, ये बिल्कुल कहानी है, बिल्कुल कहानी है, क्योंकि जो उसकी 1192 में दूसरा बैटल हुआ, फिर वो उसकी जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट हमको पृथ्वीराज रासो की मिलती है वो ये जो बैटल ऑफ तराइन थी उसके कई सौ बाद 200 साल बाद, शायद 200 साल बाद मिलती है, हाँ, उसके भी ज्यादा बाद। तो उसका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं, ये सारी कहानी। तो इस तरह की कहानियां जो हैं, इफ दे अपील टू योर कॉमन सेंस, then you need your common sense examined. So I am going to ask you this, and this is very interesting conversation, was supposed to be a little more structured, but now it is going here, so let's just talk about this. If I come and tell you, and I'm saying this is pre the digital media era, जी, right, before WhatsApp happened, and 2010 से पहले की बात है, आज बहुत वक्त नहीं हुआ, 15 साल पहले की बात है। 15 साल पहले मेरे लिए जानकारी अखबार में छपा है तो सही छपा होगा, जी, टीवी पे आ रहा है तो सही आ रहा होगा, और अगर एक गाइड मुझे कुछ बता रहा है तो सही बता रहा होगा। अगर वो कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कान लगाइए, अब इमाम बाड़ा है लखनऊ में हमारे यहाँ, बुलबुलैया है उसके ऊपर बनी है, तो उसमें वो यहाँ से विस्पर करेंगे और वहां पे आवाज चली जाएगी, तो कौन करता होगा? ठीक है कि यहाँ माचिस जलेगी तो वहां, तो इस वजह से तो नहीं बनाया होगा उन्होंने कि माचिस जला के दिखाओ, तो जो भी उसका रीजन है, तो उसके संग कहानियां थी साहब, हर एक चीज के पीछे कहानी जोड़ दी गई कि ऐसा होता था, वो यहाँ से सुरंग जाती थी, वहां क्यों जाती थी भाई? इमाम बाड़े से कुछ सुरंग कहीं क्यों जाती थी? मतलब मेरा सवाल बताइए। तो जो कॉमन सेंस वाली बात आप कह रहे हैं, एक तो वो बहुत कॉमन पहले भी नहीं था, और जब से हमारे हाथ में वो फोन आया है सबके, और उस पर इतनी इंफॉर्मेशन आ रही है, और ये भी इंफॉर्मेशन उसी फोन पर जाएगी, दैट्स अ गुड पार्ट ऑफ इट। कैसे, अगर मुझे एक व्हाट्सएप रोज आ रहा है कि साहब ये जो है ये है, ये गोभी का फूल नहीं है, ये पत्ता गोभी है, अब आपको दिख रहा है गोभी फूल है, लेकिन उसको फिर अगर बताया जाए कि साहब इस किताब में ऐसा लिखा है कि ये नहीं, ये पत्ता गोभी है, बाद में मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, उन्होंने कह दिया कि नहीं पत्ता गोभी नहीं है, ये फूल गोभी है, तो मानूंगा। तो वो वेरिफिकेशन जो है कि जब आप बताते हैं किसी को, आपको सवाल आते होंगे, मैं ये पूछना चाह रहा था, जब आप ले जाते हैं लोगों को, और आपके तो आपका साथ जो लोग जाते हैं घूमने, वो एक तरह का वर्ग होता है जो ओपन माइंडेड है, जो सुनने को तैयार है, समझने को तैयार है, पर कभी किस तरह के सवाल आते हैं जो आपको लगता है कि यार क्या बेवकूफी वाले नहीं, बहुत देखिए, एक तो वो हमारे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा सवाल बेवकूफी के नहीं होते, जवाब बेवकूफी के। सवाल तो आपके जहन में आया है तो आप पूछेंगे ना,
तो आप ये कह दिया कि क्या बेवकूफ़ी के सवाल पूछ रहे हो, तो सवाल पूछना बंद हो जाता है। तो सवाल को तो इनकरेज करना चाहिए, और जब तक सवाल पूछे नहीं जाएंगे नॉलेज नहीं बढ़ती है। वो वहां अटका भी रहेगा फिर जी उसके जो जी हाँ, जी। लेकिन अभी आपने सुरंगों का जिक्र किया, और ये सब जगह है कहानियां, हाँ, और हमने भी सुनी है। लाल किले से वहां तक सुरंग जाती थी, वहां से वहां तक सुरंग जाती थी, और तुगलकाबाद से फला जगह तक फला सुरंग जा रही थी, और से लाल किले से फतेहपुर सीकरी तक कहाँ कहाँ सुरंगें बना दी। तो एक दिन मुझे सडनली ये लगा कि ये सुरंगों का किस्सा क्या है, और मैं ये सोच इसलिए रहा था कि मैं एक सुरंग में एक्चुअली उतरा था। तुगलकाबाद वाली? नहीं नहीं नहीं, वो एक और सुरंग है। वो भी किस्सा मैं आपसे हाँ जी पूछूंगा जरूर जी मैं। जी। हाँ, तो वो, और उसमें उतरने के थोड़ी देर के बाद मेरा दम घुटने लगा, तो आई हैड टू कम आउट। तो फिर मैंने सोचा कि अगर आप लंबी सुरंग बना रहे हैं तो उसमें बहुत जल्दी, अब जमीन से बहुत गहरी गहरी तो नहीं जाएगी, पर अगर 5 फीट 6 फीट हाँ नीचे अगर गए। 15-20 फुट 50 फुट भी नीचे आपने सुरंग बनाई है, पेड़ों की जड़ें तो वहां पहुंच जाएंगी, और उस सुरंग के अंदर ट्रैप्ड एयर होगी जो बहुत जल्दी पॉइजनस हो सकती है। उसमें पानी टपकेगा, पेड़ों की रूट्स में से कुछ ना कुछ डिकम्पोज होगा, ये वो। तो एक तो उस वो जो सुरंग के अंदर की जो हवा होगी वो जहरीली हो जाएगी। दूसरा ये कि अगर आपने यहाँ से, आगरे से, या छोड़िए लखनऊ से फैजाबाद तक आपने सुरंग बनाई, तो वो सुरंग अगर आपने इतनी ऊंची बनाई है कि आप उसमें पैदल चलें, तो सुरंग का क्या फायदा है? वहां पर आप उस सुरंग में जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, किले के ऊपर हमला हो गया, आप वहां से भागे हैं, तो अगर आप पैदल जाएंगे तो कुछ देर में जिन लोगों ने कब्जा किया है वो पकड़ सुरंग ढूंढ लेंगे लेंगे और आपको पकड़ लेंगे। तो अगर आप घोड़े पे बैठ के तो भागेंगे उतनी बड़ी सुरंग चाहिए। तो सुरंग कम से कम 10 फुट ऊंची तो होनी चाहिए। 3-3.5 हाँ, फुट 4 फुट का घोड़ा, उसके ऊपर आप बैठे हुए हैं, अपने पास कुछ हथियार भी होंगे, ये भी होगा। इतनी लंबी सुरंग बनाने के लिए उसकी पूरी छत जो है वो आर्क्यूएट होनी चाहिए, सही है। उसमें पूरे आर्चेज होनी चाहिए, वरना वो गिर जाएगी। अब अगर इतनी लंबी सुरंग आपने बनाई है और वो इतनी ऊंची है और उसके अंदर हवा ट्रैप्ड है, तो आप 2 मिनट में मत, आपको दम घुटने लगेगा। तो हवा की सर्कुलेशन के लिए सुराख बनाने पड़ेंगे। अगर आपने वेंटिलेशन के सुराख बना दिए तो वो सुरंग तो सीक्रेट नहीं रहेगी, तो उसका पर्पस ही डिफीट हो गया। तो सुरंगें होती ही नहीं थी इतनी लंबी वाली, मतलब ऐसी किले से बाहर निकलने का रास्ता है, एक चोर रास्ता टाइप का। जैसे वो जो टीपू सुल्तान का जो किला था श्रीरंगपट्टनम, वहां से एक सुरंग थी, वो जो रिवर पास बहता है कावेरी, कावेरी के बीच में कुछ रॉक्स थी, वो सुरंग वहां जाके खुलती थी। और आइडिया ये था कि जब घिर जाएगा बादशाह और उसका खानदान, नदी तक पहुंच जाए, हाँ, तो वो नदी तक पहुंच के वहां से निकल जाएगा। हाँ। वो किसी ने इंफॉर्मेशन लीक कर दी, उस रास्ते से अंग्रेज आ गए थे। हाँ। तो इतनी बड़ी तो सुरंग हो सकती है, 100 गज, 200 गज, 250 गज, ऐसी गज। जनरली वही चोर रास्ते थे, किले से बाहर निकलने के चोर रास्ते। इसके अलावा बाकी सब कहानियां। तो अब इन ऐसी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर आपको बैठ के सोचना होगा कि ऐसी क्यों बनाई जाएगी। अगर आपने क्यों का सवाल पूछ लिया तो अब बताने वाला बताएगा फिर तो उसके बाद आपको सूनर और लेटर पता चल जाएगा कि ये तो कपोल कल्पना है, ये हकीकत नहीं। पर ये देश ही तो कल्पनाओं का है, पर ये हमारे यहाँ तो कहानियां ही चलती हैं। नहीं, सॉरी, मैं कता कलाम कर रहा हूँ। एक ये भी मसला है कि हमारे मुल्क में एक बहुत लंबे वक्त तक रिटन वर्ड जो था वो कुछ लोगों के कब्जे में था, और आप बाकी सबके पास रिटन वर्ड की एक्सेस नहीं थी। तो ये जो कुछ लोग जिनके पास रिटन वर्ड के ऊपर कब्जा था, वो ही परवेयर्स ऑफ नॉलेज थे। वो जो भी कहते थे इस किताब में लिखा है। हाँ, लिखा किसने है, क्यों लिखा है, वो सवाल पूछने का हक ही नहीं था किसी। और जो बेपढ़े लिखे थे, जो निरक्षर थे, जो इलिटरेट थे, दे बिगेन टू वेनरेट द रिटन वर्ड। किताब में लिखा हुआ है तो सच ही होगा। वो ट्रेडिशन आज भी है। मतलब मैं फतेहपुर सीकरी का जिक्र कर रहा था,
आप वहां जाइए तो वहां एक बिल्डिंग है जिसका नाम आंख में चोली है जी। उसके बाहर लिखा हुआ है, पॉपुलरली नोन एज आंख में चोली, दिस वॉज हाउ एवर द रॉयल ट्रेजरी। अब गाइड साहब जो हैं वो उस पत्थर के सामने ऐसे खड़े होते हैं कि आप उसे पढ़ ना सकें, और फिर कहते हैं यहाँ पर अकबर अपनी रानियों के साथ आंख में चोली आंख में चोली खेलता था। अब ये कोई नहीं पूछता कि भाई पहली बात तो अकबर के पास आंख में चोली खेलने का वक्त कब था, और दूसरे अगर था तो वो महल में क्यों नहीं खेलता था, इस एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में क्यों आंख में चोली खेल रहा है। लेकिन हम ये सवाल ही नहीं पूछते। तो जब तक तो मैं जो वॉक करता हूं मैं कोशिश करता हूं कि लोगों को प्रोवोक करूं कि वो सवाल पूछें, क्योंकि जब तक सवाल नहीं पूछेंगे, जब तक वो उनके दिमाग में जो डाउट है, तो मैं तो कह देता हूँ, बच्चों को लेके जाता हूँ, स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे कह देता हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ, जहन में कोई भी सवाल आए मुझे वहीं रोक के सवाल पूछ लो, क्योंकि जब तक मैं खत्म करूंगा 2 घंटे के बाद, जब तक तुम सवाल भूल जाओगे, तो जब भी सवाल जहन में आए मुझे रोक के पूछ लो। सो दैट इज एट माई लेवल, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों को इनकरेज करूँ कि सवाल पूछें। अच्छा, आप एक अच्छे खासे फिल्म मेकर थे, आप दूरदर्शन के लिए प्रोग्राम्स बनाते थे, आपने फिल्मों में काम किया, आप बाकायदा आपने एमफिल किया, आप का एक एकेडमिक बैकग्राउंड था। उसके बाद एक वक्त आया, आपने कहा हेरिटेज वॉक्स करते हैं। तो ये शुरुआत कैसे? वो असल में मैंने एक तो एकेडमिक्स छोड़ दी, पीएचडी कर रहा था, बीच में छोड़ दी मैंने, क्योंकि सडनली मैंने सोचा कि मैं क्या जिंदगी भर, मैं तो इसमें आई सडनली लॉस्ट इंटरेस्ट कि वो पढ़ाएंगे, क्लासें करेंगे, ये करेंगे, तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद 10 साल मैंने दिल्ली के स्लम्स में काम किया, अनऑर्गेनाइज यूथ को ऑर्गेनाइज करने का, ट्रेड यूनियंस बनाने का, ये काम मैंने तो ये करता रहा। उस दौरान शादी हो गई, 2 बच्चे थे, तो फिर कुछ नौकरी की तलाश शुरू की। उस तरह मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया एज अ स्क्रिप्ट राइटर। जी। ताना बाना एक सीरियल था, उसमें मैं स्क्रिप्ट लिखता था। फिर मैंने कुछ वहीं पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो होती है, वहाँ मैंने एडिटिंग भी सीख ली, कुछ ये सीख लिया, स्टोरी लिखना सीख लिया था। ये तो वो चलता रहा, वो चलता रहा। पे उसमें एक टीवी चैनल, दूसरा टीवी चैनल, तीसरा टीवी चैनल करते रहे। इवेंचुअली ये भी 10-12 साल करने के बाद वो शुभा मुद्गल हमारी पुरानी दोस्त हैं, तो उनसे जब सहमत की हाँ। स्थापना हुई सफदर मेमोरियल ट्रस्ट की, जी। उस दौरान हमने कुछ आर्टिस्टों को बुलाया था कि एक प्रोग्राम में, उसमें शुभा से मुलाकात हुई, फिर दोस्ती हो गई। तो शुभा ने मुझसे कहा कि हमारे एक दोस्त के पास बहुत अच्छा आइडिया है, जाके उनसे मिल लो। तो मैं जाके उनसे मिला। वो बच्चों के लिए क्रिएटिव एक्टिविटी सेंटर्स बनाना चाहते थे कि बच्चे स्कूल से आके वो सब कुछ करें जिसके लिए स्कूल में गुंजाइश नहीं। रोका जाता भी है कि ये नहीं कर सकते। हाँ। हाँ, तो अगर कोई बच्चा तबला सीखना चाहता है तो हम उससे ये ना कहें कि नहीं बेटे तुम गिटार बजाना सीख लो। हाँ। तबला सीखना चाहता है, तबला सिखाएंगे। जो गिटार बजाना चाहता है, तो हमने ये सेंटर उन्होंने शुरू किया, राहुल भंडारे ने, बहुत अच्छा, और हमने बहुत अच्छी फैकल्टी रखी, और ये शर्त थी कि हम जो वर्किंग प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं उनको अपने यहाँ बुलाएंगे पढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं कि जिनको कुछ काम नहीं मिल रहा वो आर्ट टीचर हो गए। हाँ। अच्छे फंक्शनिंग आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, डांसर्स, इन सब लोगों को, नौजवान, उनके साथ ये सेंटर शुरू किया। तो वहां मैंने ये डिस्कवर किया कि बच्चे जो दिल्ली में बड़े हो रहे हैं वो दिल्ली के बारे में कुछ नहीं जानते। सुबह बस में बैठ के स्कूल चले जाते हैं, स्कूल से लौट के घर आ जाते हैं, घर में बैठे हुए, क्योंकि बाहर की जो एक तो पार्क है नहीं, जहाँ है वो सेफ नहीं है, तो बच्चे घर पे बैठे हैं, दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं। फिर जब पेरेंट्स लौट के आ जाते हैं तब वो उसको लेके, बच्चों को लेके घंटे भर के लिए नीचे चले गए, फिर लौट के आओ, होमवर्क करो, खाना खाओ, कल का बैग तैयार करो, सो जाओ। ये रोज का रूटीन है। गर्मी की छुट्टियों में अगर पेरेंट्स के पास पैसे हैं तो बच्चे सिंगापुर या बैंकॉक या हांगकांग या कहीं जाते हैं, नहीं है तो नाना नानी के घर, दादा दादी के घर। छुट्टी नहीं मिली पेरेंट्स को, तो चलो दादी के यहाँ हो आओ इस बार, तुम अगले साल देखेंगे, वगैरह। तो द किड्स वर ग्रोइंग अप इन दिल्ली
विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट द सिटी। तब मैंने उनके साथ ये डिस्कवर दिल्ली वॉक्स शुरू की। और मुझे इसका ख्याल इसलिए आया कि माय फादर अमंग अदर थिंग्स वो आर्कियोलॉजी भी करते थे, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो आर्कियोलॉजी म्यूजियम है वो उन्होंने डिज़ाइन किया अच्छा। था। अतरंजी खेड़ा के एक्सकवेशन पे गए थे, कई और एक्सकवेशन पे गए थे वो। तो वो हम लोग दिल्ली में थे, वो अलीगढ़ में थे, तो एवरी वीकेंड ही यूज्ड टू कम टू दिल्ली। और उन्होंने हमको दिल्ली की 7 राजधानियां दिखाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और हमको दिखाया कि देखो गुंबद ऐसे डेवलप हुआ, मेहराब ऐसे डेवलप हुई, इतनी मस्जिदों में किसी में भी मीनार नहीं है, ये किस मटेरियल से बनी हुई है, मटेरियल बदलने से बिल्डिंग की शक्ल कैसे बदल जाती है वगैरह। ये उन्होंने सम ऑफ दैट हैड स्टेड विद मी। और फिर जब मैंने बच्चों के साथ करना शुरू किया तो बच्चों ने सवाल पूछना शुरू किए, तो फिर पढ़ना भी शुरू किया। तो दिस स्टार्टेड अबाउट 20 years ago। तो जब से ये चल रहा है। अब इसमें बात जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, जिसलिए मैंने आपको, मैं बड़ा आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ चैट विद यू ऑन द शो, कि हम लोग भी जब हिस्ट्री पढ़ते थे हमारी टेक्स्ट बुक्स में, तो खासकर जब इमारतों की बात आती थी तो बड़ा ही बोरिंग टाइप का टेक्स्ट होता था। और वो ऐसे होता था कि जैसे कोई डेटा दिया हुआ है, डेटा शीट की, साहब इस इमारत में इतने इतने मेहराब हैं, इतने वो हैं, इतने झरोखे हैं, उसमें इतने दरवाजे लगे थे, इतनी छिटकन लगी थी, इतने बुर्ज वगैरह वगैरह वगैरह। और अगर मंदिरों की बात होती थी तो साहब इतना ऊंचा पेडेस्टल होता था, उस पर ऐसे वो खड़ा होता था, मेरे विमान होता था, शिखर होता था। तो आपको समझाने की बजाय आपको डेटा दे देता था। कक्षा 6 का बच्चा, कक्षा 7 का बच्चा है, उसको अगर आपने डेटा शीट दे दी तो कैसे, क्या क्यों इंटरेस्ट आएगा उसको? बिल्कुल है बिल्कुल। ना? इसलिए शायद अधिकतर लोगों को उस इतिहास में मजा नहीं आता था, क्योंकि उसमें कहानी नहीं थी। जी जी जी। कि क्यों था, कैसे था। तो वो था कि साहब पत्थर राजस्थान से आता था, तो उसके भाई क्यों आता था, क्योंकि यहाँ नहीं होता था। तो जब आपकी जो बात मुझे पता है कि आप जब ये बताते हैं तो उसको इंटरेस्टिंग तरीके से बताते हैं और वो बात दूसरे तक पहुंचती है कि भाई हाँ ऐसा था, ऐसा इसलिए था। तो क्या ये तरीका ये मुनासिब नहीं होगा कि अगर बच्चों को इसी तरह पढ़ाया ही जाए, एक यहाँ फिर वापस बात वही आती, कहानी को ठूसना और उसी बात को कहानी की तरह कहना। एक तो वही है कि साहब आंख में चोरी खेला करते थे, समझ लो आंख में चोरी खेलते थे, खुश हो जाओ, हाँ हाँ यहाँ आंख में चले जाओ। और एक ये कि भाई ये ऐसे होता था कि यहाँ पे ये ब्लॉक था और ट्रेजरी थी, यहाँ खजाना रहता था, खजाना लूटना ना पाए इसलिए यहाँ चौकीदार रहते थे वगैरह वगैरह। तो ये क्या मुनासिब नहीं है कि बचपन में जब हम लोग को जो किताबें बच्चों को पढ़ाई जाती थी उनमें भी इतिहास को इस तरह से बताया जाए? नहीं, मेरा ख्याल है बच्चों को तो और किसी को भी अगर आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो उसको, अगर और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, अगर उसे आप इंटरेस्टिंग तरीके से पेश नहीं कर रहे तो फिर उसमें जो द जॉय ऑफ लर्निंग वो तो मिसिंग है ना। और अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो आप और पढ़ेंगे, अगर पढ़ने में मजा नहीं आ रहा तो आप उसे बोझ की तरह ढोएंगे। तो ये सही है बिल्कुल। और ये एक मसला है हमारे यहाँ कि एक तो पता नहीं क्यों हमने फैसला कर लिया है कि बच्चों को जो कुछ सिखाना है वो जब इतने से हैं, जब उनको तो तभी सिखा देना, हाँ तभी सिखा दो। हाँ। और हर चीज के जो कुछ आप कर रहे हैं उसका एक मकसद होना चाहिए, और मकसद ऐसा होना चाहिए जिससे कैरेक्टर बिल्डिंग हो। हाँ। ये हमने एक अजीब सा बना लिया है और उसका नतीजा ये है कि दी जॉय ऑफ एक्सप्लोरेशन खत्म हो गया है। हाँ, क्योंकि सब कुछ, और अब तो डिजिटल स्पेस में, मैं दैट गुड दैट यू ब्रॉट दिस पॉइंट आउट। अब जो डिजिटल स्पेस है, हम लोग जब, और हम तो खैर बहुत पुरानी जनरेशन हो गई, पर 20 साल पहले भी जब बच्चे पढ़ रहे थे तो वो जब प्रोजेक्ट करते थे और हर क्लास में एक प्रोजेक्ट मिलता था, साहब की इन इमारतों पे कुछ करिए, कुछ लिखिए, तो आप जाते थे, आप लाइब्रेरियां छानते थे, आप 4 किताबें निकालते थे, उसमें इंडेक्स देखते थे कहाँ पे वो चैप्टर है, भले आप सारा ना पढ़े लेकिन आप वो निकाल के पढ़ते थे। फिर हाइलाइटर से कुछ लोग पन्ना मोड़ते थे, कुछ कॉपी करके लिख के आते थे, कुछ फोटो कॉपी निकालते थे।
अब वो सब ठक 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 कॉपी पेस्ट डॉक्यूमेंट रेडी, सो यू डोंट इवन रीड इट एंड फॉरगेट एक्सपीरियंसिंग। लाइक व्हेन आई रिमेंबर कि जब कहानी, और मैं दिल्ली पे ही बात कर रहा हूँ क्योंकि अब कि जब कुतुब मीनार के साथ एक कहानी है दूसरी कुतुब मीनार की, तो एक मिस्ट्री है दिमाग में कि यार वो कहाँ थी। काला ताजमहल बहुत पॉपुलर कहानी है, काला ताजमहल सब कुछ लोगों ने उसको इमेजिन करके डिजिटली बनाया भी, और कुछ फिल्म में एक साहब ने किताब भी लिख दी है, किताब भी लिख दी है। तो मैं अब इन्हीं दो पॉइंट पे वापस आ रहा हूँ कि ये तो एक्सट्रीम पे चलेगी ना। जो दूसरी कुतुब मीनार की क्या कहानी, दूसरी मीनार की क्या कहानी, वो थोड़ी सी बनी रखी है, अलाई मीनार, राइट जी, और काला ताजमहल। जितना पॉपुलर ये दो कॉन्सेप्ट हुए, शाहजहां ने हाथ कटवा दिए हुए, उतना एक्चुअल स्टोरी कभी पॉपुलर होती नहीं। जी, जी, जी। तो इससे कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? देखिए ये जो मिथ और हिस्ट्री की बात है, असल में जो प्रॉब्लम है वो हमारे यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मिथ कहाँ खत्म होती है और तारीख कहाँ शुरू होती है। हमारे यहाँ इसमें कंफ्यूजन, बड़ा कंफ्यूजन। मैं आपको रोम की मिसाल देता हूँ। रोम के बारे में मशहूर है कि दो भाई थे, उनके पेरेंट्स मर गए थे, वो यतीम बच्चे थे, उनको एक भेड़नी ने दूध पिलाया था, फीमेल भेड़िए ने दूध पिलाया था, और वो बड़े होके उन्होंने रोम का शहर बनाया। रोम में मैं गया नहीं हूं, पर मैंने वो तस्वीर देखी है। एक बहुत बड़ा फीमेल भेड़िया है, और उसके नीचे दो बच्चे बैठे हुए हैं, एंड दे आर सकलिंग फ्रॉम द टिट्स ऑफ दैट शी वुल्फ, बट नोबडी बिलीव्स that is how Rome was created. हमारे यहाँ ये बहुत सारी चीजें जो हैं, and essentially because we were an oral society till very recently. 1947 में जब हम आजाद हुए हैं तो हमारे यहाँ शायद 14-15% लिटरेसी थी। वो श्रुति का जो कॉन्सेप्ट है कि हाँ सुनने से ही सुन के ही काम चलता है, और 50% लिटरेसी की जो लिमिट है, जब हम मोर पीपल वर लिटरेट देन दे वर इलिटरेट्स इन दिस कंट्री, वो राजीव गांधी ने जब वो नेशनल लिटरेसी मिशन लॉन्च किया है और मिशन मोड में वो पढ़ाया गया है, तब लिटरेसी साक्षरता अभियान मैंने उसमें काम भी किया है। जी। तो उस दौरान पहली बार हमने 50% की लिमिट पार की, तो लोग सुन के ही विश्वास करते थे, और उसमें आप जितनी रंगदार कहानी बनाएंगे वो उतनी याद हो जाएगी, और फिर हर एक आदमी उसके अंदर अपने लच्छे जोड़ता जाएगा। तो वो तो जुमलेबाजी और ये वो अगर आप लिखे पढ़े नहीं है तो फिर तो आप जबान की बातचीत से ही कम्युनिकेट करते हैं, और उससे होता है। लेकिन उसके अलावा भी जो द पॉइंट दैट यू रेज्ड जस्ट नाउ, कि हमारे यहाँ जो नॉलेज कम्युनिकेट करने के जो हमने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं वो भी उनमें प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 4th क्लास का बच्चा आपको ये बता देगा कि तितलियां, पतंगे, मॉथ्स और बहुत सारे कीड़े वो अंडे देते हैं, फिर अंडे हैच करते हैं, उसमें से कैटरपिलर निकलते हैं, फिर वो कैटरपिलर खाते रहते हैं पत्तों वत्तों को, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर वो प्यूपा बन के सो जाते हैं, और उसमें से मैच्योर बटरफ्लाई या मॉथ निकल के उड़ जाता है। ये सारे बच्चों ने पढ़ा है, उनको ड्राइंग भी किताबों में करवाई गई है। बहुत सारे बच्चों ने कैटरपिलर देखे नहीं और मॉथ तो देखे ही नहीं। तो मैंने जब ये सिलसिला शुरू किया था, मैं बच्चों को लेके गया था जहाँ सेंटर था हमारा बसंत कुंज के पीछे, तो मैं उनको उस मौसम में, जब वो एक बहुत खूबसूरत बटरफ्लाई है जो टाइगर कहलाती है, वो आक के पत्तों पे अंडे देती है, तो मैं उनको रोज लेके जाता था, चलो ढूंढते हैं, और फाइनली हमको अंडे वो मिल गए, कैटरपिलर छोटे छोटे। फिर हम उनको लेके आए, पत्ते तोड़े, और रोज उन बच्चों से कहा कि तुम इतने बजे आओगे, मेरे साथ जाओगे, पत्ते लेके आओगे और इनको नए पत्ते खाने को देंगे। और वो जरा जरा से कैटरपिलर्स वो इतने बड़े बड़े हो जाते हैं और बहुत कलरफुल होते हैं, बहुत खूबसूरत रंग होता है उनका,
और फिर वो प्यूपा बनते हैं। प्यूपा भी बहुत खूबसूरत होते हैं, जहाँ पे उसका सर होता है वो टेल फोल्ड करके बन जाता है, वहां पर गोल्डन कलर की, शाइनिंग गोल्ड कलर की डॉट्स होती है, छोटी से बड़ी होती हुई, फिर बहुत खूबसूरत होता है। और कमाल के कलर्स होते हैं उसके, ल्यूमिनस ग्रीन, ल्यूमिनस ब्लू के रंग होते हैं। और फिर 5-6 दिन के बाद उसमें से वो बच्चे आते थे और भाग के वहां बैठ जाते थे, देखते थे। उन्होंने पहली बार बटरफ्लाई को इसमें से कुकून को तोड़ के बटरफ्लाई निकल के होती हुई देखी थी। और वो बिल्कुल भीगे उसके पर होते हैं, तो मैं उसको उठा के उनकी उंगली पर रख देता था। फील द और वो अब धीरे धीरे सूख रही है, अपने पर खोल रही है। 1.5-2 घंटे की एक्सरसाइज होती है, बच्चे बैठे रहते थे, दे वर सो एक्साइटेड। तो अब उसके बाद ये चीज वो कभी जिंदगी में भूलने वाले नहीं। लेकिन इतनी मेहनत हम नहीं करते, जो शेड्यूल बना रखा है हमने स्कूलों में। तो ये जाके इन्वेस्टिगेट करना, ढूंढना, एंड टू एक्सपीरियंस इट, ये अगर हम तालीम में इन एलिमेंट्स को डाल दें तो ये मसला सॉल्व हो जाएगा। मुझे याद हमारे स्कूल में होता था कि अचानक मैथ्स का टीचर पढ़ा रहे हैं, सडनली खिड़की पे कोई चिड़िया आई, उन्होंने रोक दिया। बोले चिड़िया कौन सी है, हु कैन रिकॉग्नाइज दिस, सडनली एवरीबॉडी, ठीक है मैथ्स तो दोबारा कल भी पढ़ा लेंगे, चिड़िया उड़ जाएगी। तो वो जो लर्निंग है वो याद रहेगी, वो चिड़िया मुझे हमेशा याद रहेगी कौन सी थी, वो हमेशा याद रहेगा। तो आपका ऑब्वियसली बहुत मतलब मल्टी डायमेंशनल एक आपका व्यक्तित्व है कि सहमत कि आप फाउंडर रहे, साथ में एनजीओ के साथ आपने काम किया, फिल्म आपने, लेकिन एक तरफ ये काम किया और एक तरफ आपने किंगफिशर के साथ भी कुछ काम किया। जी जी। तो मैं वो जानना चाहूंगा कि कहाँ किंगफिशर सुनते ही मुझे किंगफिशर कैलेंडर दिखने लगता है, जी जी, या तो बियर दिखने लगती है या किंगफिशर कैलेंडर दिखने लगता है जी, वो और अब आप अभी तक जो आपके मैंने व्यक्तित्व बताया है, लोगों ने जाना है कि साहब सोहेल साहब हैं भाई, पढ़े लिखे आदमी है, पीएचडी कर रहे थे, फिर वो लोग बच्चों के संग काम करने लग गए और फिर टेलीविजन में काम किया, काफी एकेडमिक छोड़ दिया, फिर हिस्ट्री कहानियां सुना रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, वो हेरिटेज वॉक्स कर रहे हैं, फिर बीच में किंगफिशर आता है कहीं पे। वो किंगफिशर का सिलसिला ऐसा हुआ कि मैं आपके चेहरे की चमक बदल गई इस तरह, अब तो जानना जरूरी है। मैं होम टीवी में काम करता था और वहां पर एक प्रोग्राम हम लाइफस्टाइल का बनाया करते थे, एंड देयर वाज दिस गर्ल हु यूज्ड टू एंकर दैट प्रोग्राम। उसके बाद होम टीवी बंद हो गया जी। तो मैं 2 लोग थे जिन्होंने होम टीवी बंद होने से पहले उसे छोड़ दिया था। वी गेव नोटिस एंड लेफ्ट। उसके बिकॉज आई वॉज नॉट डूइंग व्हाट आई हैड ज्वाइन टू डू, क्या करने के लिए मैं गया था वो हो नहीं रहा था, तो मैंने उनसे कह दिया वो मैं तो उस टाइम तक बीआईटीवी ने कुछ काम किया था, उस तरह का काम जो हम लोग करना चाहते थे। उसके बाद इसे छोड़ के मैं बीआईटीवी में चला गया था। तो पर वो बीआईटीवी भी वन चैनल दैट वाज ओनली मेकिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म, टीवीआई, तो दैट डिडंट लास्ट फॉर टू लॉन्ग और वो बंद हो गया। तो आई वाज बिटवीन जॉब्स। ये जो लाइफस्टाइल का प्रोग्राम था उसको जो लड़की एंकर करती थी, शी ज्वाइंड दिस किंगफिशर एंड दे वांटेड टू, ये मालिया साहब जो थे वो एक लाइफस्टाइल की वेबसाइट बनाना चाहते थे। सो दिस गर्ल आस्क्ड मी कि विल यू जॉइन अस एज अ कंटेंट एडिटर। तो मैंने, आई वाज बिटवीन जॉब्स, कुछ काम था नहीं, तो वो तो ना, यू आर सीनियर प्रोड्यूसर एंड नेक्स्ट डे यू आर अनएम्प्लॉयड। फिर आपने होम टीवी बीआईटीवी ज्वाइन कर लिया एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और वो बंद हो गया 1.5 साल के बाद। तो आई वाज बिटवीन जॉब्स। तो जो सैलरी दैट वाज ऑफर्ड वाज लेस देन हाफ ऑफ व्हाट आई वाज गेटिंग एट बीआईटीवी, बट यू नो 2 वक्त की रोटी तो कमानी होती है, खानी होती है, और काम शराब पे करना था, तो ज्वाइन कर लिया। तो अब मैंने उनसे कहा कि अगर आप लाइफस्टाइल की बना रहे हैं तो इसमें अब कुछ कंटेंट डालिए, खाली तस्वीरों से काम नहीं चलेगा। ये शराब की, अगर आप, जो पूरा कल्चर है अल्कोहल ड्रिंकिंग का, तो मैंने उसके अंदर एक और बच्चा था जो वाज डिजाइनिंग द एंटायर वेबसाइट, तो मैंने कहा उसमें एक पेज सिर्फ ग्लासेस पे बनाएंगे कि विस्की ऐसे ग्लास में क्यों पी जाती।
ये शरी का ग्लास ऐसा क्यों होता है, शेरी का ग्लास ऐसा क्यों होता है, शैंपेन का ग्लास ऐसा क्यों होता है, फ्लूट्स क्यों होते फ्रूट्स हैं, क्यों? सॉसर्स क्यों होते हैं, वगैरह वगैरह, उसकी क्या लॉजिक है। तो वो एक पेज होगा। एक पेज है काइंड्स ऑफ विस्कीज, सिंगल मॉल्ट क्या होती है, स्कॉच क्यों ब्लेंडेड है, स्कॉच क्या है, वगैरह ब्लेंडेड वगैरह मॉल्ट वगैरह, क्या है, हाँ बिल्कुल ये कैसे बनती हैं, क्या उनकी हिस्ट्री है। सो दैट इज व्हाट आई वाज डूइंग। तो कि देन ऐड सम कंटेंट टू दिस, मतलब ये नहीं कि वो एक शाम को बैठ के एक बोतल खत्म करनी है। अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग, या आप पी हाँ रहे हैं उसके हाँ उसका भाई, पहले पांचों इंद्रियां जगाइए, सूंघिए, हाँ स्वल सूंघिए, करिए मुंह हाँ में, मतलब हाँ, पीने तो का भी वो एक एक अंदाज है कल्चर ना, है, कल्चर है। जैसे खाने का कल्चर होता बिल्कुल है। बिल्कुल, हाँ, तो कि ऐसे ऐसे भोग मत खाइए, हाँ, जब तहजीब से खाइए, तो हाँ। माय आइडिया वाज कि आप इस सब के ऊपर लिखेंगे, जी जी, दस्तरखान पे बैठ के खाने के क्या तरीके हैं, कैसे, हाँ, और इसे अगर आप टेबल पे खा रहे हैं तो कांटा छुरी इसका कौन सा मतलब यूज करना है, कौन सा कांटा किस चीज के साथ, कौन सा चमचा किस चीज, ये आप एक्सप्लेन कीजिए। तो वो मैंने उनके साथ काम किया शायद साल भर के करीब। वो मुझे लगा कि ये वेबसाइट लॉन्च नहीं हो रही, मैंने छोड़ दी। नहीं नहीं ठीक, आपने तो किंगफिशर के साथ काम किया, शराब पे काम किया, इससे खुशी की क्या बात हो सकती है। दो वक्त की तो रोटी के लिए शराब पर हाँ काम किया, हाँ तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो हाँ सकती। हाँ, अब वापस आते हैं सर इस बात पर कि जो हम कहानियों की बात कर रहे थे, आदि जी जो जो स्टोरी टेलिंग का जो ट्रेडिशन है, और जब आप लोगों को देखते हैं, और मैंने कुछ वॉक्स अटेंड की, मैं दिल्ली में भी मैंने कुछ वॉक्स अटेंड की थी। विदेशों में ज्यादा कल्चर है, और जी जी ज्यादा ज्यादा दे कैन लाफ एट देमसेल्व्स। जी हमारे यहाँ मुझे जो प्रॉब्लम लगी कि हमारे यहाँ एक अपने आप को गौरवान्वित महसूस कराने की कहानियां सुनाई जाती ज्यादा, कि साहब हम तो बड़े महान हैं, ठीक है आप महान, मतलब पर हम कभी, हमसे गलतियां भी होती रही हैं भाई, ऐसा तो है नहीं कि हम हमेशा से परफेक्ट थे। तो जो मुझे फर्क लगा कि जैसे एडिनबरा में अगर आप जाते हैं वॉक्स पर, या आप लंदन में जाते हैं वॉक्स पर, या आप कहीं और जाते हैं वॉक्स पर, तो जो आदमी आपको ले जा रहा है वो आपको पूरा एक एरा से उठा के दूसरे एरा में ले जाता है, कहा सिर्फ अपनी कहानी के थ्रू, और बीच बीच में ऐसा जोक मारता है कि यू कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा ये तो मैं कहानी सुना रहा था, या ये ये आपको हुक करने के लिए था, पर असली बात ये है। तो वो जो एक स्टोरी टेलिंग है, जो हमारे यहाँ जो ट्रेन गाइड्स भी हैं, जो इमारतों मंदिर भी दिखाते हैं, दैट सेंस ऑफ ह्यूमर टू बी एबल टू लाफ एट योरसेल्फ एट योर हेरिटेज ऑल्सो, बिकॉज देर आर स्टोरीज कनेक्टेड टू दैट हेरिटेज, कि भाई बना रहे थे इमारत, गलत गलत बन गई तो बन गई, मतलब उसको जरूर थोड़ी कि उसमें हम बहुत गर्व महसूस कर ले, गलत बन गई। वो मिसिंग मुझे नहीं, ऐसा यू आर राइट, यू आर हाँ राइट। मैं लंदन गया था एक हफ्ते भर के लिए। तो मेरी नीस है वहाँ, शी इज अ डॉक्टर। तो मैंने उससे कहा कि भाई मुझके यहाँ कोई अगर हेरिटेज वॉक्स होती हैं तो मुझे एक दिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी देखनी है। तो शी चेकड अप, बस जाती है और वो लेके जाते हैं और शाम को वापस ले आते हैं। तो मैं और मेरी वाइफ हम गए। तो जो गाइड हमको मिला, वो मैं अब भी उसे याद करता हूँ, पढ़ा लिखा था वो, और उसने ऑक्सफोर्ड से हिस्ट्री में मास्टर्स की थी, नॉलेजेबल एंड ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। तो वो हमको लेके गया, वो जो ऑक्सफोर्ड की मशहूर लाइब्रेरी है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। तो ही सेड के वी कांट गो इनसाइड, बट लेट मी ट्राई माय चार्म, एंड देन ही वेंट इनसाइड, देन ही केम बैक आफ्टर 2 minutes. He said they don't like tourists. So I have lied to them. I have told them these are all scholars. So cross your heart and swear that you are not tourists. tourists, And I'll take you. and it may be all farce, but he just That created a was scene there. total farce. Yeah, yeah. And he took us inside, then we walked around the library, he told us the story, and we also met one of the library, not the librarian, but one of the assistant librarians or somebody who told us about the history, and so did he. And then we came out. So he knew Oxford like the palm of his hand. Every college, every institute, कहाँ की कहानियाँ, ये सब के सब, रूम कौन कैसे रहते थे, स्कॉलर्स का ये, एंड सम ऑफ द ग्रेटेस्ट नेम दैट स्टडीड देयर। तो इस तरह के गाइड अगर हैं आपके पास, तो यू कैन टेक
the appreciation of your heritage to a totally different level. लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ वो एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, मतलब हम वहाँ गए थे ग्वालियर, कुछ लोगों को लेके गया था मैं, वहाँ एक खातून मिली हमको और उनके साथ एक गाइड थे। अब जो एक पैलेस में जो दीवार जी, में जी। स्टोन में कार्विंग है, वो कहने लगे ये सारी कार्विंग जो है यहाँ हीरे भरे हुए थे। भरे हुए। हाँ, ये तो कहानियां हर जगह जहाँ पे छेद है वो दिखाया जाता है कि साहब अंग्रेज लूट के ले गए बड़े बड़े वो हीरे। जो सुराख हैं जी, वो इतने बड़े सुराख हैं, ईच वन ऑफ देम, के उन सब में कोहिनूर छोटा पड़ेगा। कहने लगे यहाँ से वहां तक हीरे हीरे भरे भरे हुए। हुए थे। देयर इज नो बेसिस फॉर There is no दिस, basis. लेकिन आपने वो और इस तरह की आप लोगों को रोज सुनाते हैं। और अगर आप कह दें कि नहीं भैया ये नहीं हो सकता, ये आप थोड़ी ज्यादा कर गए, आप छापना बंद कीजिए, तो नाराज हो जाते हैं, हाँ, यू नो। और बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है और रिफ्यूजल टू लुक एट रियलिटी इन इट्स फेस। और जो कमियां हैं हर समाज में होती हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सारी कमियां हैं, उनके बारे में आप बात करने को तैयार ही नहीं है। कोई पूछ ले तो आप उसे ब्रश असाइड करके, हाँ। और यू नो तो वही ऐसे ही चलता है। इसलिए मुझे जनरली जो, और चूंकि आप खुद ले जाते हैं लोगों को वॉक्स में, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जनरली जब आप जाते हैं हिंदुस्तान में किसी बस टूर पे होते हैं तो आपके बाईं तरफ ये दीवार है, आपकी दाईं तरफ कैमरा लगा है, और अब आप देखिए वहां से आपको ये दिख रहा है। तो उस तरह का एक टूर होता है। तो उस तरह का एक टूर हमने यहाँ पे बहुत सारे किए, लेकिन जैसे अब वही बात हम करते हैं, एडिनबरा से हमने स्कॉटिश एक हाईलैंड टूर किया। द ड्राइवर इज द गाइड एंड इज एन एजुकेटेड पर्सन, बिकॉज मेरी उससे बात हुई, काफी अच्छी बात हुई। तो सो ही ड्राइव्स and it's a 20 people 18 people tour and he has a mic here and just pulls it here and he keeps talking to you. अब the sense of Scottish humor which people don't even know कि इंग्लैंड स्कॉटलैंड में भी एक चलता रहता है, ठीक है, तो वो एक अलग ह्यूमर चल रहा है। एंड वो जो कहानी सुना रहा है और वो खुद भी कह रहा है कि देखिए ये देख लीजिए पर ऐसा कुछ ग्रेट है नहीं, पर आपके चार्ट में है तो मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा, हर जगह होता है ऐसा। कोई स्कॉटलैंड की महान बात नहीं है कि एक झरना दिखा दिया आपको, ठीक है, झरना तो बहुत जगह देखे होंगे, लेकिन फिर लेकिन के बाद वो जो बिल्डिंग अप है ना कि ये है, लेकिन मैं आपको अब जो दिखाऊंगा वो कुछ अद्भुत होगा, फिर भले वो अद्भुत ना हो लेकिन वो अद्भुत लगता है। पर यू राइट कि जब यहाँ पे हमको कहीं कोई चीज बताई जाती है तो बताई भी या तो एकेडमिकली जाती है कि आप बोर हो जाए, या फिर एकदम ही कपोल कल्पना होती है कि साहब यहाँ पे ऐसा होना था और वो आया और घोड़े बैठा के ले गया, और जो कि हुआ नहीं हुआ किसी को नहीं पता है। तो इसका, और अब मैं आता हूं डिजिटल एज के व्हाट्सएप हिस्ट्री पर। जब आप टकराते हैं और आपको लगता है कि साहब ये इमारत ऐसी थी, इसके बारे में ऐसा लिखा गया है, नेशनल आर्काइव में इस डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखा गया है, उसके बाद इतिहास की किताब में ऐसा लिखा, और यहाँ कहीं पे ये चेंज हो गया कि चेंज ऐसी होता है कि ऐसा कहा जाता है कि पॉपुलर हिस्ट्री में इसको आंख में चोली कहा जाता है, लेकिन यहाँ ट्रेजरी थी, और उसके बाद धीरे धीरे ट्रेजरी गायब हो जाती है और आंख में चोली रह जाती है। हाउ डू वी टैकल दिस? हाउ डू वी एज सोसाइटी टैकल दिस? बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड दैट इज हाउ इट विल कीप चेंजिंग एट द पेस वी आर गोइंग। तो कैसे इससे नहीं, उसका तो मतलब सिवाय इसके कि आप यू हैव टू कीप ऑन स्ट्रेसिंग द ट्रूथ, कीप ऑन सेइंग दीज आर द फैक्ट्स, दीज आर द फैक्ट्स, दीज आर द फैक्ट्स। और जितना आप कर सकते हैं करेंगे, मतलब उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? यू कांट गो एंड बीट अप दोज पीपल। हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि मतलब उस पर आप केस नहीं कर सकते, केस कर भी देंगे तो सालों चलेगा, कुछ नहीं होने वाला, मतलब नहीं है। बट व्हेन यू रिस्पॉन्ड टू दीज लाइज, तो आप कोशिशें कर रहे हैं कि उसको तो फर्क नहीं पड़ने वाला, उसकी तो रोजी रोटी इससे बंधी हुई है, पर जो 50 लोग इसको पढ़ेंगे वो शायद इस चीज की जो आप कह रहे हैं उसकी लॉजिक उनकी समझ में आ जाए, और वो इसको 50 के नहीं आए, 5 के आए, 5 के नहीं आए, 2 3 का को, 1 को आए, मतलब तो आप कोशिश करते रहे। हाँ, आप कोशिश करने के अलावा क्या कर सकते हैं? दूसरा, वो जो ह्यूमर का आप कह रहे थे, मुझे अभी मैं परसों लखनऊ के बारे में किसी से बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि एक वो मोहल्ला है जहाँ वो निराला जी रहे हैं कुछ वक्त, और दूसरे वो मशहूर
राइटर जिनके नाम पे एक मंच भी है यहाँ, अमृतलाल नगर। अमृतलाल नागर, जी जी जी। वो आसपास ही 2 मोहल्लों में रहते थे। तो वहां उन्होंने एक गली का जिक्र किया जिसके दोनों तरफ कम्युनिटी हमाम्स थे। हाँ। तो वो मैं पढ़ रहा था तो मुझे, आई वाज लिसनिंग टू हिम, तो मुझे याद आया कि लखनऊ से एक मैगजीन निकला करता था, अवध पंच। अवध पंच। और अवध पंच में वो सैटारिकल मैगजीन था, तो उसमें ह्यूमरस सैटारिकल पीसेस हुआ करते थे। तो शायद जिस वक्त कुएं और ये बंद होना शुरू हुए, फव्वारे और कुएं बावड़िया, और हाँ। बावड़ियां वगैरह बंद होनी शुरू हुई और हर गली के अंदर हाइड्रेंट्स लगना शुरू हुए, तो ये शेर अवध पंच में छपा था। मैंने तो नहीं देखा, दिस इज व्हाट माय मदर टोल्ड मी। शी grew up in Malihabad and that area. तो नाना हमारे फारसी में शायरी करते थे, तो अवध पंच घर में आया करता था, तो उन्होंने ये सुनाया था मुझको कि मुंह धो के आए आशिक और हाथ धो के जाएं, दोनों तरफ लगा है बम्बा तेरी गली में। क्या बात है। So now these are things that changes are happening, you are not happy with it, but you can make हाँ, लखनऊ में तो वो बात है, लखनऊ में तो अभी वो भी ये ह्यूमर जो था। हाँ। और इसी गजल का एक और शेर था जी। कि मुंह धो के आए, हाँ ये तो सुना दिया मैंने। और दूसरा था, दिलगेन था रबड़ का मारे खुशी के उछला, दिलगेन था रबड़ का मारे खुशी के उछला, लेकर जो हमने फेंका उसको तेरी गली में। क्या बात। तो ये उसके साथ ही जी, ये जी। तो विदाउट ह्यूमर तो जिंदगी बहुत ही नहीं, इस शहर में तो आज भी, लखनऊ में अभी भी सीधी बात सीधी तरीके से कही नहीं जाती है। अगर कोई लखनऊआ है तो वो, अगर उसको कुछ कहना उसको पसंद नहीं है तो वो ऐसे घुमा करके ही मारेगा, वो बात को सीधे सीधे नहीं कहेगा मुझे नहीं पसंद है। अच्छा, जनरली जो बाकी बड़े शहरों में हो गया बहुत कट एंड ड्राई, नोबडी अंडरस्टैंड्स दैट ह्यूमर आल्सो। सार्काज़म तो यहाँ पे मतलब कूट कूट के भरा हुआ है। वो रिसेंट राइटर श्रीलाल शुक्ल यहीं से हुए, केपी सक्सेना लिखा करते थे, और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इवन ऑल सॉर्ट्स ऑफ मीडिया पे दे हैव देयर टेक, कि हमारा टेक है हर चीज पर, और बहुत शानदार ह्यूमर है। खैर, ये थोड़ी गंभीर बातें हो गई हमारी, अब जस्ट टू लाइटन अप द ह्यूमर की बात हो रही थी। आपने जब दिखाना शुरू किया तो जाहिर सी बात है कि आपने लोगों को बताया कि भाई यहाँ ये था, यहाँ की ये कहानी है। कुछ आपने भी चीजें डिस्कवर की होंगी, जैसे वो तुगलकाबाद वाली किस्सा तो मुझे मालूम है कि आपने को लगा कि सुरंग है पर आप नीचे उतरे तो वो पानी का रास्ता था, राइट? नहीं, वो जो है जिसको सुरंग कहा जाता है, जी। जिसको कुछ लोग कहते हैं कि वो जेल थी, कुछ लोग कहते हैं कि ये वो था, बाजार था, वो मेरा ख्याल है वो वेपन्स का स्टोर था। लेकिन उसमें कुछ चीजें तो इतनी लाजवाब हैं, दैट इज व्हेन आई रियली बिकेम सेंसिटिव कि जो आप देख रहे हैं वही आपके साथ जो लोग हैं वो नहीं देख रहे। तो जिन चीजों के बारे में आप बात कर रहे हैं, मे बी दे आर नॉट लुकिंग एट दैट। और इसका एहसास मुझे जब हुआ, जब यूनेस्को ने एक सीरीज शुरू की थी हिंदुस्तान की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनके ऊपर किताबें निकालने की। तो प्लान ये था कि पहले प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए लिखी जाएंगी, उसके बाद उन्हीं साइट्स के ऊपर मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए, फिर इंक्रीजिंग द डिटेल्स, बट टू आल्सो मेक देम अवेयर ऑफ द levels of difficulty in this. So the site that I had chosen was Sanchi. I'm in love with Sanchi. मैं वहां पता नहीं 50-60 बार गया हूँ। ताजमहल में इतनी बार नहीं गया जितनी बार मैं सांची गया हूँ। तो मैंने अपने एक दोस्त को कांटेक्ट किया और उनसे मैंने कहा कि मुझे 5 बच्चे चाहिए, एक अंडर प्रिविलेज स्कूल के, और 5 बच्चे चाहिए एक थोड़ा प्रिविलेज स्कूल के। ये 10 बच्चे हम 2 गाड़ियों में बिठा के सांची लेके गए और दिन भर हमने वहां बिताया, और बच्चों ने जो सवाल पूछे या जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी उन पे बेस करके वो किताब लिखी है। तो उस दिन मैं सांची जब तक 30-40 बार जा चुका था।
जो चीजें मैंने उस दिन देखी, मैंने इससे पहले कभी देखी नहीं थी। अच्छा, क्योंकि बच्चे 3.5 फुट के थे। तो नजर यहाँ थी। तो एक बच्चे ने कहा, सर ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है? दैट इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि सांची का जो स्तूप है, उसके साथ जो पहली लाइन है मैसनरी की, उसमें वो लोग जिन्होंने सांची को बनाने के लिए नाम डोनेशन दिए थे, डोनर्स के नाम लिखे हुए हैं। और दूसरे बच्चे ने उससे 1 फुट ऊपर कहा, सर ये सुराख क्या है? जगह एक और है, एक और है, एक और है। And then I had to stand and think about it. And then I realized and I checked up later. तो फिर शाम तक मैं उसको आफ्टर चेकिंग अप विद द एएसआई पीपल मैं आई वाज एबल टू, जो मेरी गट फीलिंग थी वो वही था। एएसआई ने कंफर्म की कि अब ये अशोक के वक्त का बना हुआ है। जी। जो बाहर का बड़ा स्तूपा है वो सतवाहना के टाइम का है, उसमें बहुत सारे प्लास्टर के बीच में क्रैक्स हैं, वहां से रेन वाटर घुस जाता है। उसको ड्रेन करने के लिए बनाए गए हैं कि अगर वो पानी निकलेगा नहीं, अंदर एक्यूमुलेट होता तो ये रहेगा गिर तो एक जाएगा। दिन पूरा स्तूपा गिर जाएगा। बट आई हैड नेवर सीन देम एंड समथिंग एल्स दैट आई हैड नोटिस्ड, 5वें 6ठे ट्रिप पे मैंने नोट की थी, पर वो एक बच्ची हु वाज कीपिंग टू हरसेल्फ, चुपचाप थी वो जब हम चारों दरवाजे घूम चुके थे तो शी पुल्ड माय स्लीव और कहने लगी, सर यहाँ गाय नहीं है। गाय नहीं, गाइड नहीं है, गाय 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 नहीं है, पूरी कार्विंग में एक भी गाय गाय नहीं है। द एंटायर कार्विंग इज फिल्ड विद बफलोज। और जाते का स्टोरीज है सारी, मतलब नहीं, जो हाँ सारी कहानियां हैं और कहानियां बहुत सारी थीम्स हैं अलग अलग, हाँ, लेकिन भैंसे ही भैंसे हैं, गाय नहीं। गाय नहीं है। And that अच्छा, is- मैंने भी नोटिस नहीं किया इतना बारीकी से। मैं भी हाँ, गया हूँ, 2 बार गया हूँ हाँ, सांची, तो लेकिन ये बात notice नहीं समथिंग की। व्हिच हैड टेकन मी 6 or 7 विजिट्स टू नोटिस, हाँ, उस बच्ची ने इस तरह नोट कर ली। हाँ, सो एवरी टाइम यू गो टू अ प्लेस, हाँ, you find something, you find something and then start thinking ये क्या है, then you read up। हाँ, बिकॉज जैसे जो केरला में वो पद्मनाभ टेम्पल है, आप जाते हैं और आप मंदिर में मूर्ति देखते हैं और आप फिर जनरली लोग क्या परिक्रमा करते निकल जाते हैं, तो पीछे जो पूरा प्रांगण है उसमें जो पिलर्स हैं उस पे कार्विंग कोई नहीं देख रहा होता। जी जी जी, क्योंकि जी, अगर आप भक्ति भाव से गए हैं तो आपको परिक्रमा करनी है, आप फिर वो मूर्ति नहीं देख रहे होते हैं। और इतना कार्विंग है तो आई नोटिस्ड समथिंग विच द फ्रेंड की, भाई ये मालाबार की हिस्ट्री, एक आदमी एक कार्विंग वो अरबिक दिख रहा है मुझे, मैं जो एक शेख दिख रहा है मुझे कि ये तो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता, और कुछ ट्रेड हो रहा है, तो यू सडनली यू रियलाइज कि कोई कहानी होगी, कोई रेफरेंस होगा, वहां तो कोई बताने वाला नहीं था मुझे, पर मुझे समझ में आया कि फिर मैंने क्रॉस चेक किया, किसी को मैं लेके गया तो इट वाज क्लियर कि हाँ ये। पर जब वो मंदिर बना था तब भी अरब तो आए थे, हाँ ट्रेड्स कर रहे थे, तो कहीं तो दिखाना था ना, कहाँ दिखाते, तो उन्होंने वहां बनाया उस बात को। कोई और डिस्कवरी आपकी, कोई और मजेदार बात पता लगी हो पुरानी दिल्ली गलियों में घूमते घामते कि साहब ये तो मतलब यहाँ तो ये होता था, पता ही नहीं था? जैसे बेगम समरू का जो महल है, जी जी जी, और जो जैन टेम्पल है लाल किले के ठीक सामने, तो इन दोनों चीजों की कहानी मुझे 3 लोगों ने अलग अलग तरीके से बताई जी जी, कि मतलब जैन टेम्पल साहब जहांगीर तो गिराना चाहते थे और फिर ये कहानी थी, और फिर जैन साहब ने कहा कि मैं इतना पैसे दूंगा, और वो वाली कहानी सुनी। फिर बेगम समरू के महल की भी मैंने अलग कहानी सुनी। फिर किताब में कुछ और। अगर आप जैन टेम्पल जाएंगे जी, तो जैन टेम्पल की हिस्ट्री पे एक बुकलेट है, उसमें इनमें से कोई कहानी नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मैंने बशीरुद्दीन अहमद की किताब में पढ़ी थी, और वो फिर जब मैंने दिगंबर जैन लाल मंदिर में उनकी बुकलेट ली तो उसमें वो रीइंफोर्स हुई, दर्ज था। हाँ। तो उसमें लिखा हुआ है कि 1920 तक ये लश्करी मंदिर कहलाता था। ये शाहजहां के वक्त का मंदिर है, इस शक्ल में नहीं था तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन जब ओरिजिनली बना था तो शाहजहां की फौज के जैनी सिपाहियों ने बनाया था, और जब से कायम है। तो उसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये कि शाहजहां की फौज में जैनी सिपाही थे। हाँ जी, नहीं, हमको जब किसी ने बताया कि जहांगीर गिराना चाहता, जहांगीर तो थे ही नहीं, हाँ, शाहजहां ने बनाया है, तो वही बात हुई। तो व्हाट इज इंटरेस्टिंग इन दिस इज
and I started thinking of this कि साउथ में तो हमारे काफी बिफोर द ब्राह्मणिक जो रिवाइवल हुआ है उससे पहले तो इस इलाके में बहुत सारे जैन राजा थे भाई। श्रवण बेलागोला का इतना बड़ा बन गया है वो। तो नाउ इफ दे वर जैन किंग्स दे वुड हैव हैड आर्मीज, और आर्मीज वॉर पे जाती होंगी और मारकाट होती होगी। हाँ, तो जो अहिंसा परमो धर्म है तो अपनी रक्षा के लिए ही सही, पर हाँ, और being vegetarian does not mean that you can be that you will be non-violent, for sure, you know। और अभी if I remember, जो लहसुन नहीं खाता झगड़ा तो वो भी करता ही है। हाँ, and if I remember correctly, till recently they might still be there. They are two very senior officers who are Jains in our Indian Army, you know। तो अगर वो होता तो you will not join the army because वो तो प्रोफेशन ही वायलेंट है। चाहे वो देश रक्षा के लिए कर रहा हो या लोकल राजा की रक्षा के लिए कर रहा हो, योर जॉब इज टू किल पीपल, यू नो। तो देयर आर सो मेनी लेयर्स इन दिस दैट यू नो, जो हम ब्रश ओवर कर देते हैं, पेपर ओवर कर देते हैं। देयर आर दीज इश्यूज दैट आल्सो व्हेन यू लुक एट हिस्ट्री क्रिटिकली, लुक एट योर पास्ट क्रिटिकली, तो बहुत सारी चीजें हैं जो विच मेक यू थिंक। बिफोर वी कंक्लूड, मैं आपके फेवरेट शायद जिन लोगों को आप जिम्मेदार मानते हैं, अंग्रेजों को, आपका एक अलग संबंध है अंग्रेजों के साथ कि अंग्रेजों ने खासकर दिल्ली के साथ जो किया और इस मुल्क के साथ जो किया। नहीं, वो अंग्रेज कम थे, वो इंटेलेक्चुअल्स थे। वो अब ये लोग नहीं जानते हैं कि जब नई दिल्ली बन रही थी तो पर्सिवल स्पीयर से नई दिल्ली के टाउन प्लानर्स ने कहा कि सड़कों के नाम प्रपोज कीजिए। दिल्ली में जितनी सड़कें हैं, ये नाम ज्यादातर जो इंडिपेंडेंस के बाद नाम बदल गए हैं या आजकल रोज बदल रहे हैं, पुराने नाम सारे उनके दिए हुए हैं। तो मंडी हाउस का जो गोल चक्कर है, वहां पे एक सड़क का नाम भगवान दास रोड है। वो NSD वाली जो रोड है, हाँ, वो राजा मानसिंह के पिताजी थे। सिकंदरा रोड है जहां पे अकबर बरीड है। उसके बाद वाली सड़क तानसेन रोड है, उससे बाबर रोड निकलती है। उसके बाद रेलवे लाइन आ जाती है, रेलवे लाइन के उधर जहांगीर रोड है, अब वो गायब हो गई है, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। तो एक सड़क तुगलक रोड है, एक सड़क सारी डायनेस्टी जिन लोगों ने तो राज किया, जिनको इन whose mind these people made a contribution to the making of India, उनके नाम से उन्होंने सड़कों के नाम दिए थे। तो he was a historian who looked at the city of Delhi and at India as a historian, not as a colonialist। वो फर्क हमको करना जरूरी है। बट ASI बनाना और प्रिजर्वेशन, उससे पहले जितना भी हम पढ़ते हैं तो जो बच गया, कोई प्रिजर्वेशन का, हेरिटेज का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। मेरा ख्याल है था और उसकी हमको काफी एविडेंस मिलती है। कुतुब मीनार का जो ओरिजिनली इसके 4 फ्लोर थे, चौथा फ्लोर was struck twice by lightning and was very badly damaged। फिरोज तुगलक ने उसे उतरवाया और एक की जगह 2 मंजिल बनवाई। उसने ही जो सूरज कुंड था उसकी मुरम्मत करवाई। उसने ही ये जो था शमसुद्दीन अल्तमश का बड़ा बेटा नसीरुद्दीन महमूद, who died when he was governor of Bengal and his body was brought to Delhi, और वो पहला मॉन्यूमेंटल मसोलियम है दिल्ली में, तो उसकी मुरम्मत फिरोज तुगलक ने करवाई। और बहुत सारी वाटर बॉडीज की मुरम्मत करवाई उसने। हांसी से हिसार तक जमुना की नहर निकाली और उससे उसने कनाल बनानी शुरू की जो दिल्ली तक ला रहा था। तो ये रेस्टोरेशन, उसके बाद वो जो उसकी अनफिनिश कनाल थी उसकी मुरम्मत अकबर ने करवाई और फिर जहांगीर ने करवाई
और शाहजहां के चीफ इंजीनियर ने उसको एक्सटेंड करके दिल्ली तक लेके आए। दिल्ली तक नहर। तो ये तो दिल्ली में जो पानी आ रहा था वो हिसार से हिसार से आ रहा था, यमुना जो आ रही थी उसका कोई पानी नहीं, दिल्ली की 7 राजधानियों में जमुना का पानी कभी नहीं पिया गया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि उन्होंने देखा होगा कि दिल्ली में जो जमुना बहती है उसका पानी पीने के काबिल नहीं है। और आज से नहीं, कभी से नहीं था। कभी से नहीं था, क्योंकि दिल्ली का जो रॉक बेड है हाँ। वो डेली क्वार्ट्स है जिसमें सिलिका बहुत है। तो दे मस्ट हैव सीन के इस पानी को पीने वाले भी उनकी कुछ दुनिया भर की बीमारियां रहती हैं, इसलिए वहां से पानी लाया गया। वरना दिल्ली में तो कुएं थे, बावलियां थी, और जो दिल्ली जो ट्रिब्यूटरीज थी जमुना की, उनका पानी इस्तेमाल होता था, जमुना का पानी नहीं इस्तेमाल होता था। और स्पेशली नहर एक लाई गई हिसार से, जो जिसका पानी 134 किलोमीटर दूर की नहर पानी लाया गया वहां से। जी। अच्छा, एक लास्ट कहानी चलने बाद, थोड़ी कहानी आपके पास बहुत है मुझे मालूम है, पर अब आई थिंक वक्त हो रहा है। चाट वाली कहानी जो आपकी है, जो मैं चाहता हूँ कि आप हमें एक बार फिर से सुनाए। मैं तो ऑफलाइन सुन चुका हूँ कि तो उससे उस उदाहरण से, उस एग्जाम्पल से दोनों बातें सामने आती हैं कि कहानी और इतिहास। जी। तो अगर आप अपने लफ्जों में बताएं। तो देखिए, वो आम तौर पे और ये बहुत सारी वेबसाइट्स पे भी ये लिखा हुआ है। नहीं, वेबसाइट पे जो और तो ट्रस्टवर्दी कुछ नहीं रह गया। और लोग ये कहानी सुनाते हैं दिल्ली में, बहुत सारे चाट वाले ये कहानी सुनाते हैं, और बहुत सारे लोगों ने लिखा है, इसको किताबों में भी लिखा है कि जब शाहजहां ने यहाँ दिल्ली बनाई, और हमने ये कहानी सुनी थी कि जब शाहजहां ने दिल्ली यहाँ अपनी राजधानी शिफ्ट की, तो उसके जो पर्सनल फिजिशियन थे वो शहर के इनॉग्रेशन की फेस्टिविटीज में नहीं आए, और शाहजहां ने नोट किया होगा कि वो हकीम साहब नहीं आ रहे, एंड ही वॉज द पर्सनल फिजिशियन ऑफ हिज फादर एज वेल। तो वो सीनियर नोबल थे, लाइक एन अंकल। तो शाहजहां मेड इंक्वायरीज, तो पता चला कि हकीम साहब नाराज है। खैर, उनका फेस्टिवल हो जाने दो, उसके बाद बुलाया उनको, कहने लगे क्या हो गया? कहने लगे आपने सबसे पूछ लिया शहर बनाने से पहले, मुझसे नहीं पूछा। तो शाहजहां को लगा कि बड़े में नाराज हो गए, ईगो का प्रॉब्लम है। तो कहने लगा नहीं, मतलब मसला क्या है? तो ही सेड ये जमुना का पानी खराब है और तुम सारे मुगल मर जाओ। तो उन्होंने कहा अब क्या करूं? तो शहर बन गया, आगरे को से मुंतकिल कर ली कैपिटल यहाँ पे, अब क्या करें? कोई इलाज है? तो कहने लगे हाँ, मिर्चें बहुत खानी पड़ेगी, और मिर्चें खाने से उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, तो घी बहुत खाना पड़ेगा, और फिर घी के साइड इफेक्ट्स होंगे तो दही खाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। ये उन्होंने कुछ बता दिया, और ये ऐलान हो गया कि सब लोग अब खाने में ये चीजें इस्तेमाल करें। और गरीब लोग नहीं कर सकते थे, मतलब मिर्च तो खा लेते, घी कहाँ से लाते, दही इतना कहाँ से लाते? तब ये चाट इन्वेंट हुई, दैट इज द स्टोरी। टिक्की की चाट है अपने। हाँ, और दूसरी तरफ ये हुआ कि नहारी इन्वेंट हुई। अब इसमें सिर्फ एक छोटा सा ट्विस्ट है कि ये पॉपुलर स्टोरी थी, ये पॉपुलर स्टोरी है, और इसलिए कहा जाता है कि अब उसमें 2-3 ट्विस्ट हैं, एक भी नहीं। एक तो दिल्ली की चाट में लाल मिर्च पड़ती ही नहीं, पीली मिर्च पड़ती है जो इतनी तीखी नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली में 18वीं सदी से पहले मिर्च थी ही नहीं, क्योंकि मिर्च तो हिंदुस्तानी है नहीं, वो तो मेक्सिको से आई है, और पुर्तगाली उसको लेके आए थे, और उन्होंने उसको वेस्ट कोस्ट पर बोया था। वहां पर भी कोई उसे खाता नहीं था, वो डेकोरेटिव प्लांट की तरह लगती थी, छोटी छोटी पापरिका टाइप की मिर्चें। हाँ, दुनिया भर की हैं। मतलब एक तो मैंने उसकी तस्वीरें इकट्ठी की थी, एक बंच निकलता है ऐसे लाल रंग का, बहुत खूबसूरत लगता है। कुछ ऐसे उगती हैं, कुछ नीचे लटकी हुई होती हैं। इवन द पेपर ऑन द वेस्ट कोस्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पेपर इन मालाबार। हाँ। तो ये बहुत सारे रंगों की हैं, उसमें उन्नाबी है, मोव है, क्रिम्सन है, येलो है, फुल्ली राइप सफेद, एब्सोल्युटली वाइट। तो ये इन कलर्स के लिए पुर्तगाली उनको अपनी गमलों में लगाते थे, नहीं, वो ऐसे एक शरब की तरह लगाते थे। तो उनके घरों में ये घाटी विमेन जो फिशरमैन थे, उनकी औरतों ने इनके घरों में मेड्स काम करना शुरू किया। उनमें से किसी ने उसको शायद रंग बिरंगा फल देख के चख लिया, वो जबान जल गई होगी उसकी, बट शी
took a liking to that burning sensation. और इनमें से किसी के जरिए this reached the Maratha kitchens. So Delhi was too far. Then when the Marathas captured Invaded, Delhi, हाँ, when they invaded the mid 18th century, तब ये दिल्ली आई होगी. The Mughal Empire is already on its last legs. तो अच्छा, उसके बाद its cultivation on a scale कि ये इस हर आदमी मिर्चा खा रहा है, चाट पे खा रहा है, निहारी में खा रहा है, शाहजहां के टाइम में वो ये पॉसिबल ही नहीं है. तो शाहजहां के वक्त में तो पहुंची नहीं, ये तो 18th सेंचुरी में पहुंची है. शाह आलम वगैरह के वक्त में और बाद में. हाँ हाँ, मतलब आफ्टर द सैकिंग ऑफ दिल्ली बाय अहमद शाह अब्दाली, उसके बाद मोहम्मद शाह वगैरह के वक्त में किसी वक्त, या उसके भी बाद, तब ये मोहम्मद शाह रंगीले के वक्त में शायद, आई फॉरगेट द टाइम व्हेन ही वाज रूलिंग, पर ये 18वीं सदी में दिल्ली पहुंची है. तो किसी मुगल ने तो खाई नहीं. और चाट का ये मजा जो आज है, अगर उस वक्त चाट थी तो ये मजा नहीं था. जाते जाते एक मैं और आपको बता दूं कि चाट का नमकीन और चटपटा होना जरूरी नहीं है. चाट हर वो चीज है जो चाट के खाई जाए. क्या बात. अच्छा, ये तो नाम, दिल्ली में दौलत की चाट मिलती है, जी जी, जिसको हमारे यहाँ मलाई मक्खन कहते हैं, जिसको मलाई मक्खन कहते हैं, वो चाट के नाम से बिकती है. हाँ, क्योंकि वो दोने पे दी जाती थी और चाट के खाई जाती थी. तो चाट के बाद जब उंगलियां चाटी जाती है जी, इसलिए वो चाट कहलाती है. जी 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 जी, ये तो बड़ी इसीलिए चटोरापन जो है वो वहां से आता है. तो बहरहाल इस पूरी बातचीत का मतलब ये है कि जब अगली बार आप ये बोले कि अरे भाई हमारे यहाँ तो चाय समोसे के बिना काम चलता ही नहीं है, हम लोग सदियों से चाय समोसा खाते पीते आए हैं, तो चेक कर लें कि समोसा भी बाहर से आया था, आलू भी बाहर से आया था, और चाय भी बाहर से आई थी. कुछ 100 साल पहले तक हिंदुस्तान में ये चीजें नहीं हुआ करती थी. तो गर्व से कहने की बजाय कि साहब सदियों से हमारे ऐसा होता है, सवाल पूछें, जवाब ढूंढें और अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें. थैंक यू सो मच सोहेल साहब, बहुत मजा आया आपसे बात करके. थैंक यू सो मच.